नमस्कार। मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद हम देखते हैं कि भारत का, खासकर दक्कन और मध्य भारत का जो राजनीतिक माहौल था वो काफी बदल गया। हाँ बिल्कुल, कई नई ताकतें उभरी और सातवाहन उनमें बहुत अहम थे। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में सातवाहनों की मौजूदगी के जो सबूत मिलते हैं उन पर। हाँ, और सबूत भी कई तरह के हैं, जैसे सिक्के हैं, शिलालेख हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं और स्थापत्य के भी कुछ निशान हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन सारे सुरागों को जुड़कर देखें कि भाई सातवाहन काल में इस इलाके की, मतलब छत्तीसगढ़ की असल तस्वीर क्या थी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिक्के लेते हैं। सुनने में आया है बिलासपुर के मल्हार और सक्ती के बालपुर से सातवाहन सिक्के मिले हैं। हाँ, मिले हैं, और बालपुर वाले सिक्के तो खास हैं क्योंकि उन पर राजा अपिलक का नाम साफ साफ मिलता है। ये एक बड़ी खोज थी। राजा अपिलक, और मल्हार में तो मैंने सुना है रोमन सिक्के भी मिले। ये थोड़ा अजीब नहीं? एक तरफ स्थानीय राजा, दूसरी तरफ रोमन सिक्के। हाँ, ये दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। देखिए, मल्हार के रोमन सिक्के तो शायद उस जमाने के लंबे व्यापारिक रिश्तों की तरफ इशारा करते हैं। रोम के साथ व्यापार तो था ही। अच्छा। लेकिन जो बालपुर में राजा अपिलक के सिक्के मिले हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ व्यापार नहीं दिखाते। तो फिर क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि अपिलक जैसे सातवाहन राजा का इस क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण या कम से कम मजबूत पकड़ तो जरूर थी। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं था, ये राजनीतिक मौजूदगी का सबूत है। समझ गया। तो सिक्के तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों कहानियां बता रहे हैं। सिक्कों के अलावा क्या कुछ लिखा हुआ भी मिला है, जैसे कोई शिलालेख? हाँ बिल्कुल। सक्ती जिले का जो किरारी गांव है, वहां से 1921 में एक लकड़ी का स्तंभ लेख मिला था। काष्ठ स्तंभ लेख। लकड़ी का? वो तो बचा कैसे होगा इतने साल? हाँ, ये कमाल की बात है। खैर, अब वो रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित है। अच्छा, और उसमें लिखा क्या है? कुछ खास? बहुत खास। उसमें किसी राजा का नाम नहीं, बल्कि सातवाहन काल के कई सारे पदाधिकारियों और उनके पदों की लिस्ट है, जैसे सेनापति, महातलवर, गृहपति, इस तरह के पद। अरे वाह, पूरी प्रशासनिक लिस्ट। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका पूरा सरकारी ढांचा यहाँ काम कर रहा था, सिर्फ नाम के राजा नहीं थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्तंभ लेख यही दिखाता है। सातवाहन प्रशासन की जड़ें यहाँ गहरी थीं। ये कोई ऊपरी नियंत्रण नहीं था, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, एक व्यवस्थित सिस्टम था जो यहाँ चल रहा था। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये उस धारणा को बदलता है कि शायद उनका असर सिर्फ किनारों पर रहा हो। हाँ, और शिलालेखों की बात करें तो एक और अहम लेख है, गुंजी से मिला है, सक्ती जिले में ही, गुफा के अंदर। गुंजी लेख? उसमें क्या है? उसमें कुमार वरदत श्री नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है और लिखा है कि उन्होंने अपनी उम्र बढ़ाने की कामना से ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी। 1000 गायें? काफी बड़ी संख्या है ये तो। बहुत बड़ी। और ये दान हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक प्रथाओं के बारे में बताता है। जैसे ब्राह्मणों को दान देना कितना पुण्य माना जाता था, और आयु वृद्धि जैसे मकसदों के लिए खास अनुष्ठान या दान किए जाते थे। ये दिखाता है कि शासक वर्ग या उनसे जुड़े लोग स्थानीय धार्मिक रिवाजों में शामिल थे, उन्हें मानते थे, शायद संरक्षण भी देते थे। ये समझ आता है। तो सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, मूर्तियों से भी कुछ पता चलता है? हाँ जरूर। बिलासपुर के पास बूढ़ी खार नाम की जगह से भगवान विष्णु की एक बहुत ही अनोखी चतुर्भुजी प्रतिमा मिली है। विष्णु की प्रतिमा सातवाहन काल की? हाँ, और खास बात यह है कि उस प्रतिमा के नीचे एक छोटा सा लेख है। उसमें राजा वेदश्री और उनकी पत्नी रानी देवी श्री का नाम लिखा है। अच्छा, तो मूर्तियों पर भी शाही नाम मिल रहे हैं? जी, और ये कई नजरियों से अहम है। एक तो ये उस दौर में वैष्णव धर्म की मौजूदगी या लोकप्रियता का सबूत है। सही। और दूसरा, ये हमें वेदश्री और देवीश्री जैसे शाही लोगों के नाम बताता है जिनका जिक्र शायद कहीं और मिलता ही नहीं। ये इतिहास के किरदारों को एक चेहरा, एक नाम देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गए सिक्के, लेख, मूर्तियां। क्या कोई बड़ी इमारतें या कोई निर्माण कार्य के भी सबूत हैं? देखिए, बड़े ढांचों के सीधे सबूत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ संकेत हैं। जैसे दक्षिण कौशल में नागार्जुन पहाड़ी के पास सिंचाई के लिए पत्थर का एक बांध बनाने का जिक्र आता है,
जो शायद सातवाहन काल से जुड़ा हो सकता है। सिंचाई के लिए बांध, ये तो बड़े पैमाने का काम लगता है। हाँ, और इसके अलावा एक और दिलचस्प बात है, दूसरी सदी के मशहूर यूनानी भूगोलवेत्ता थे टॉलेमी। हाँ, टॉलेमी का नाम सुना है। उन्होंने अपने लेखों में इस क्षेत्र से, यानी आज के छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का उल्लेख किया है। यह सीधे तौर पर सातवाहन सबूत नहीं है, पर यह दिखाता है कि ये इलाका उस समय कितना महत्वपूर्ण था। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, सिक्के, किरारे का स्तंभ लेख, गुंजी का दान वाला लेख, बूढ़ी खार की मूर्ति, वो संभावित बांध और टॉलेमी का जिक्र, तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ सातवाहन साम्राज्य का एक दूर का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सक्रिय, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था।